हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे एसएससी जीडी 2021 के 16 नवंबर में सभी शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को। आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बने रहिए वीडियो के अंत तक, भागिएगा नहीं, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। 16 नवंबर को सभी शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को आइए देखते हैं फटाक से। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि ए का 20% बी के 35% के बराबर है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए का 20% का अर्थ ए का 20 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, क्लियर है, बराबर बी के 35%, तो 35 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, क्लियर है। अब देखिए 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब 5 से भाग लगाएंगे तो ये 4 बार में, 5 से ये 7 बार में, यानी 4a बराबर 7b आ गया और ए अनुपात बी निकालना है। ठीक है, तो जिसका निकालना है पहले उसको ढकेंगे, ये वाला को निकालना है, ये वाला को ढक दिए तो कौन हो गया 7:4, यही आपका आंसर हो गया। बात आ गया समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। ए का 20% और बी के 35% के बराबर है। ए का 20%, 20/100 बराबर बी का 35% का मतलब क्या, 35/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 से भाग लगा दिए 4 बार में, ये 7 बार में, ये अनुपात भी कितना आ गया 7:4, क्लियर है। तो चलिए फटाक से बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 डॉट डॉट कहाँ तक है 1 + 1/99 तक। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए जब इसको जोड़ेंगे 1 + 1/2 को तो कितना हो जाएगा 3/2, गुना इसको जोड़ेंगे तो 4/3, क्लियर है, इसको जोड़ेंगे तो 5/4, इसी प्रकार लास्ट में इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 100/99, क्लियर हो गया। बात आया समझ में। अब देखिए यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 हो गया कैंसिल, फिर अगला 5 से 5 हो जाता, और यहाँ देखिए पहला नीचे में बचा है तो लास्ट में ऊपर में बचेगा, 3 कैंसिल, 4 से 4, 5 से 5 हो जाएगा, आगे रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार जाते जाते 99 भी कट जाएगा तो बचेगा क्या, देखिए ऊपर में 100, ठीक है, और नीचे में 2, इसको भाग लगा दिए, कितना गया 50, यही आपका आंसर हो गया। बात आया समझ, बहुत ही जबरदस्त सवाल था, आसान सवाल है। ठीक है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 + 1/2 के 3/2 आ गया, इसको जोड़ दिए 4/3, इसको जोड़े तो 5/4 और लास्ट वाला को जोड़ दिए 100/99 आ गया, क्लियर है। अब देखिए ऐसे कट रहा है, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 तो 5 से 5 भी, और लास्ट में ये कट जाएगा, इससे पीछे यहाँ पर 99 रहा होगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ नीचे में 2 बच रहा है और यहाँ ऊपर में 100, 100/2 यानी कितना आ गया 50 आ गया, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 25 प्रेक्षण का माध्य 40 था, लेकिन एक प्रेक्षण 50 की जगह 25 लिखा गया था, तो शुद्ध माध्य क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या कहा, जो एक प्रेक्षण 50 की जगह 25 लिखा गया था मिस्टेक से। ठीक है, देखिए 50 की जगह 25 लिखा गया था तो ये दोनों को घटा लेंगे, 50 में से 25, क्लियर है, कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या वो परीक्षण था, 25 प्रेक्षण का माध्य 40 दिया हुआ था, 25 प्रेक्षण का माध्य कितना था 40 था। ये जो 25 आया इसमें से ये प्रेक्षण से भाग लगा देंगे, कितना आएगा 1। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, जो माध्य दिया रहता है उसी में जोड़ घटाव करना है, 40 में 1 जोड़ देंगे, कितना होगा 41, यही आपका आंसर हो गया। बात आया समझ में, फिर से एक बार समझते हैं। देखिए 25 प्रेक्षण का माध्य 40 था, ठीक है, लेकिन एक प्रेक्षण 50 की जगह 25 लिखा गया। ठीक है, तो मिस्टेक हो गया, 50 की जगह 25 लिख दिया तो 25 घटा लिया इसमें से, ठीक है, तो 25 आ गया, और प्रेक्षण क्या को था 25 को, तो 25 से भाग लगा दिया, यानी कितना आ गया इसका माध्य 1 आया। तो बस इसी में जोड़ घटाव करना है, माध्य दिया हुआ था 40 इसी में, तो 40 प्लस 1 माध्य निकाले थे यहाँ से, तो कितना आ गया 41, क्लियर है। तो चलिए फटाक से बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 33 वस्तुओं को बेचने पर हुई हानि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत है। बहुत ही अच्छा सवाल है। 33 वस्तुओं को बेचने पर हुई हानि 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना हो जाएगा, ठीक है 33, ठीक है। अब देखिए कहा हानि कितना है 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी लॉस कितना का होगा 11 का, तो सीधी सी बात है सीपी कितना हो जाएगा 33 + 11 44। बात आया समझ में। अब देखिए लॉस कितना का हो रहा है 11 का, किस पर 44 पर, 11/44 प्रतिशत के लिए 100% से गुना। ठीक है, अब देखिए 11 चौक
44 और 4 से भाग लगा दिए, कितना गया 25%। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जब इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको गुणनखंड करते हैं। दो ऐसी संख्या जिसका अंतर 1 होना चाहिए, लेकिन इसको गुणनखंड करने पर दो ऐसी संख्या नहीं आएगा जिसका अंतर 1 होगा। तो जबरदस्त हम ट्रिक बताते हैं जिससे सवाल को सेकंडों में बना सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, √4a + 1 और रूट के बाहर में +1 और बट्टा में 2 कर देंगे। बात आया समझ में। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, √4 गुना ए की जगह पे 9 हो जाएगा, +1 और बाहर में 1 और बट्टा में 2। तो देखिए 9 चौक 36 और 1 37, ये कितना हो जाएगा, √37 + 1 बट्टा में 2। यही आंसर हो गया। बात आया समझ में, क्लियर है। जब इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको दो ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 होगा। ठीक है, अगर टूट गया, अंतर 1 हो गया तो प्लस है तो बड़ा वाला हो जाएगा आंसर, और माइनस रहेगा तो छोटा वाला। लेकिन जब नहीं फैक्टर होगा तो क्या करेंगे, √4a + 1, ठीक है, अब बाहर में +1 और बट्टा में 2। तो यहाँ से देखिए √4 गुने ए की जगह पे 9 हो गया, +1 अब बाहर में 1 जोड़ दिए, बट्टा में 2। देखिए 9 चौक 36 से 1 37, यानी कितना आ गया, √37 + 1 बट्टा में 2। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। 120 के कुल कितने गुणनखंड है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 120 को गुणनखंडी कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं। देखिए 2 से लगाएंगे 60 बार, फिर 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5। बात आ गया समझ में। यानी 120 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 को 2, 1 2 और 3 है, यानी 2 का क्यूब गुना 3 गुना 5। ठीक है, नहीं कुछ तो पावर में 1 है दोनों का। बात आया समझ में। कुल कितने गुणनखंड है। ठीक है, जब भी पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, जो पावर है दिया हुआ उसमें 1 जोड़ करके सभी पावर को गुना कर देंगे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। क्लियर है। इसमें 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 5 का पावर भी 1 है, इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 16। यही आंसर हो गया। क्लियर है। तो चलिए फटाक से बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 0.08 और 0.018 का मध्य अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए जब भी मध्य अनुपात पूछेगा यानी b बराबर क्या हो जाएगा, √AC। अब कुछ करना ही नहीं है। देखिए रूट के अंदर में 0.008 गुना 0.018 हो गया, बन गया। देखिए √, दशमलव के बाद क्या कहोगे, 1 2 और 3 को अंक है तो 8 को लिखेंगे, नीचे में 3 को 0। क्लियर है। गुना ये 18 को लिख लेंगे और नीचे में 1 2 3 है, दशमलव के बाद 3 को 0 लिख दिए। बात आ गया समझ में। अब देखिए 18 को 8 से गुना करेंगे, कितना होगा, 144। और जब 144 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 12 निकल जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से देखिए 6 को 0 है तो 3 को निकाल लीजिए बाहर। बात आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नीचे 3 को 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 12 लिख लेंगे, एक और 0 पीछे लगा तो 3 अंक हो गया। अब दशमलव रख देते हैं, यानी 0.012 आपका आंसर हो गया। बात आया समझ में। सवाल था 0.008 और 0.018 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो मध्य अनुपात क्या होता है, √AC। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, दोनों को गुना कर दिए, यहाँ से कितना आ गया, 0.012। बात आ गया समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 49 से 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए कहाँ से, 49 से 49 होगा, अगला क्या होगा 50, फिर अगला 51 डॉट डॉट, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा 125 तक। बात आया समझ में। 49 से 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है। अब औसत निकालेंगे कैसे, सो देखिए दोनों के बीच 49, अगला 50 यानी 1 का डिफरेंस है, फिर अगला में 1 का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस जो है सभी का क्या है, समान है। जब अंतर समान रहेगा तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2। बात आ गया समझ में। अब देखिए फर्स्ट कौन है, 49 हो जाएगा, प्लस लास्ट में 125 बट्टा में 2। क्लियर हो गया। अब 49 और 125 को जोड़ दीजिए, 174/2। अब भाग लगा देना है 2 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 87। यही आपका आंसर हो गया। बात आया समझ में। जब भी अंतर समान रहेगा तो एवरेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, पहला को और अंतिम वाला को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, कितना आ गया 87। बात आ गया होगा समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देखिए इसको सब बनाने से पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। देखिए जैसे लिखा रहता है 4/3, इसको कैसे लिखते हैं, 4 को लिख देते हैं पहला टर्म को, और बाद में जो टर्म है उसको बट्टा में लिख देते हैं नीचा में। बताया समझ में। अब उसी प्रकार इसमें भी अप्लाई करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, पहला 81 है, 81 को ऊपर में लिख लेंगे।
ठीक है। अब बट्टा, अब देखिए भागा 9 है तो 9 को नीचे में लिखेंगे, फिर भागा 9 है तो इसको नीचे में, फिर भागा 9 है इसको भी नीचे में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए गुना 81 है तो 81 लिख लिए, क्लियर। अब देखिए 9 को 9 से गुना करेंगे 81, इसे ये कट गया, अब एगो 9 बच गया, एक से भाग लगा दीजिए 81 में, कितना आ गया 9, यही आंसर हो गया। बात आया समझ में? फिर से समझिए, देखिए जब भी इस टाइप का सवाल पूछेगा एग्जाम में, क्या करना है, पहला टर्म को ऊपर में लिख लेंगे, उसके बाद भाग वाला को नीचा में ले जाएंगे। तो देखिए 9 है तो 9 हो गया, गुना, फिर एगो भाग में 9 है तो उसको भी गुना में 9 लिख दिए, फिर भागा 9 है तो गुना 9 कर दिए, क्लियर है। अब गुना 81 है तो 81 से गुना कर दिया, अब 2 9 से एगो 81 कट जाएगा, क्योंकि 9 को 9 से गुना करेंगे 81 हो जाएगा। अब यह नीचे में बच गया एगो 9, इस 9 से 81 में भाग लगा दिए, कितना आ गया 9 आ गया। बात आ गया समझ में? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए फटाक से बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि 12:13 समानुपात 24 अनुपात x है तो x के 67% का मान निकाले। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो बाहर वाला को बाहर वाला के साथ और अंदर वाला को अंदर वाला के साथ गुना करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 12 गुना x बराबर 13 गुना 24, क्लियर है। अब देखिए 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 यानी x बराबर कितना आ गया 26 आ गया। अब सवाल में कहा x के 67%, यानी ये जो 26 है इसका 67% निकालना है। 26 गुने 67 प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, क्लियर है। कोई इन दोनों को गुना करेंगे, 26 और 67 को 100 से भाग लगा देंगे तो कितना होगा 17.42, यही आंसर हो गया। बात आया समझ में? क्या करेंगे इस टाइप के सवाल में, बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना, अंदर वाला को अंदर वाला के साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया कितना 26। अब कह रहा था x के 67% का मान क्या होगा, x का 67% यानी 26 का 67% कर दिए, कितना आ गया 17.42। बात आ गया समझ में? ठीक है। चलिए फटाक से बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और आज जितने भी सवाल का प्रैक्टिस करेंगे सभी सवाल एग्जाम में पूछा गया है। 16 नवंबर 2021 के सभी शिफ्ट के सवाल हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आरोही क्रम में लिखे, तो सबसे पहले समझते हैं आरोही क्रम का मतलब क्या है। आरोही क्रम, आरोही क्रम इसका मतलब है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, ठीक है। पहले छोटका संख्या लिखेंगे, फिर ओकरा बाद ओकरा से बड़ा वाला, फिर उसे थोड़ा बड़ा वाला, फिर उसे थोड़ा बड़ा, ऐसे लिखते जाएंगे। बताया समझ में? ठीक है। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम हो गया, क्लियर है। अब देखिए इस तरह के सवाल को कैसे सेकेंडों में बना लेंगे, ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो जो पावर दिया हुआ उसमें बड़का संख्या से भाग लगा देना है, ठीक है। तो देखिए 3 का पावर 34, 51 और 17 है ना, तो सब में 17 से भाग लगा देते हैं। 17 से भाग लगाएंगे कितना होगा 17 दूना 34, ठीक है। यहाँ 17 से भाग लगाएंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, इसमें 17 से भाग लगाएंगे तो पावर 1 होगा। बात आया समझ में? अब सीधा बात है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हो गया, 2 का क्यूब 8 और 7 एकम 7 ही हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए इस सब में से सबसे छोटा कौन है 7 है ना, सबसे छोटा कौन हो जाएगा 7 का पावर 17, तो सबसे छोटका पहले लिखेंगे 7 का पावर 17। अब इससे बड़ा लिखेंगे तो 7 से बड़ा इसमें कौन है 8 वाला, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 51 हो जाएगा। बताया समझ। अब एक से बड़ा लिखेंगे तो 9 है, यानी ये कितना 3 का पावर 34, यही आपका आंसर हो गया। बात आया समझ में? फिर से एक बार समझते हैं। जब भी इस टाइप का सवाल पूछे जाएगा आरोही क्रम कहेगा तो बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले छोटका वाला, फिर ओकरा से बड़, फिर ओकरा से बड़। बात आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। माध्य, बहुलक और माध्यिका में क्या संबंध है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या संबंध है, तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। बस इस चीज को आपको याद भी रखना है। देखिए सवाल पूछा था माध्य, बहुलक और माध्यिका में क्या संबंध है, ठीक है। तो इसको आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। बात आ गया समझ में? डाटा के एक समूह का विचलन 81 है, उस समूह का मानक विचलन होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। जब भी मानक विचलन पूछेगा कुछ नहीं करना है, रूट अंडर ये विचलन को कर देना, रूट अंडर 81 यानी कितना हो गया 9, यही हो जाएगा मानक विचलन, क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए सवाल का डाटा के एक समूह का विचलन दिया हुआ है 81, तो पूछ रहा उस समूह का मानक विचलन होगा। मानक विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर विचलन। तो विचलन कितना दिया हुआ था 81, तो रूट अंडर 81 कर दे, कितना आ गया 9। बात आया समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 1 रुपया में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो 1 रुपया में 3 वस्तुएं बेचने पर प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। आज जो तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बना लीजिएगा।
ठीक है, देखिए सवाल में क्या कहा, 1 रुपया में 4 वस्तु बेच रहा है। इसका मतलब क्या है, रुपया को हमेशा ऊपर में लिखेंगे। तो 1 रुपया में 4 गो वस्तु, तो वस्तु को नीचा में। 1 रुपया में 4 गो वस्तु जब बेच रहा था तो व्यक्ति को 4% का हानि हो रहा था। 4% हानि का मतलब क्या है, 100 में से 4% घटा लेंगे यानी कितना होगा, 96 हो जाएगा। बात आया समझ में। 1 रुपया में 4 वस्तु बेच रहा था और 4% का हानि हो रहा था। क्लियर है। अब कहा 1 रुपया में 3 वस्तु बेचने पर प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ को हम मान लेते हैं x। क्लियर है। अब यहाँ से कुछ करना ही नहीं है, बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना, अंदर वाला को अंदर वाला के साथ गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 गुना x बराबर 96 गुना 1/3। क्लियर है। अब 3 से देखिए 32 बार में कट जाएगा। ठीक है, x बराबर बाई क्रॉस गुना करेंगे 4 गुना 32 यानी कितना आ गया, 128। क्लियर है। यानी देखिए लाभ कितना परसेंट का हो गया, 28% का है। फिर से एक बार समझते हैं, 1 रुपया में 4 वस्तु बेच रहा था तो 1/4 अनुपात का चिन्ह लगा दिए। अब कह रहा है 4% का हानि हो रहा है तो 96 हो गया। क्लियर है। अब सवाल में कहा 1 रुपया में 3 वस्तु बेचने पर, 1 रुपया में 3 वस्तु पर प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। हम लाभ को x मान लिए हैं। ठीक है। अब बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना, अंदर वाला को अंदर वाला के साथ गुना करते हैं तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 128। यानी लाभ कितना का हुआ है, 28% का। बात आ गया समझ में। ये सब तरीका आपको आएगा तो एग्जाम में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा संख्या मालूम करना है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, 0.5 का स्क्वायर है। जब इसको स्क्वायर करेंगे 2 बार गुना तो कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। ये लिखा हुआ रूट अंडर 0.4 ना, जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 0.7। ये लिखा हुआ क्यूब रूट 0.008, जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 0.2। जब 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 3 बार गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। क्लियर है। कितना लिखा हुआ, 0.23। क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस सब में सबसे बड़ा कौन है, ये 0.7, यानी सबसे बड़ा आपका कौन हो जाएगा, ये सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा। बात आया समझ में। देखिए इसका स्क्वायर किया 0.25 आ गया, इसका रूट कर दिए 0.7, इसमें 0.2 और ये 0.23, तो सबसे बड़ा इसमें यही ना है 0.7, तो सबसे बड़ा हो गया रूट अंडर 0.49। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। बहुत ही अच्छा और आसान सवाल था। ठीक है, 50 सेबों का क्रय मूल्य 40 सेबों के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए क्या कहा, 50 सेब का क्रय मूल्य यानी CP 40 सेब के SP यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कट गया। P और SP का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5। क्लियर है। अब 4 का चीज 5 में बेचेगा, 1 का प्रॉफिट होगा कितना पर, 4 पर, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना 4 से भाग लगा दिए, कितना आ गया, 25%। यही आंसर हो गया। बात आया समझ में। देखिए कहा 50 सेब का क्रय मूल्य, 50 सेब का क्रय मूल्य 40 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो ले लिए, 4:5 आ गया, यानी 4 का चीज 5 में बेचेगा, 1 का लाभ होगा किस पर, 4 पर, 1/4 प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिए, कितना आ गया, 25%। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कौन सा अंश सबसे छोटा है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 31/32, बी में दिया हुआ 25/26, और सी में 29/30, और डी में 51। जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहला काम करेंगे जो डिफरेंस चेक कर लेंगे अंश और हर का। तो देखिए दोनों के बीच डिफरेंस कितना का, 1 का। इस दोनों के बीच भी डिफरेंस 1 का, इस दोनों के बीच भी डिफरेंस 1 का है, और इस दोनों के बीच भी डिफरेंस 1 का है। यानी डिफरेंस अंतर क्या है, सभी का समान है। जब अंतर समान रहेगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा हो जाएगा, और जिसका अंश छोटा होगा वह छोटा भिन्न हो जाएगा। बात आ गया समझ में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सब में क्या है, अंतर समान है। तो क्या पूछा सवाल में, सबसे छोटा कौन होगा, तो जिसका अंश छोटा होगा। तो देखिए सबसे छोटा अंश कौन है इसमें, 31, 25, 29 और 51 में 25 है। यानी सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा हो जाएगा 25/26। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। 3 मित्र ए, बी और सी एक साझेदारी में 4:5:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ 60,000 रुपया है तो बी का लाभ हिस्सा निकालें। कुल लाभ कितना है, 60,000 रुपया। देखिए किस अनुपात में, ये तीनों का है, 4, 5 और 6 में निवेश कर रहा है। ये जो है 4 रेशियो में, बी जो है 5 और सी 6 के अनुपात में निवेश कर रहा है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए
टोटल लाभ कितना हुआ है 60,000 रुपया, टोटल है 60,000 रुपया, लेकिन रेशियो में टोटल कितना है 4, 5, 9 और 6, 15 हो जाएगा। तो टोटल का तुलना टोटल से, ऊपर टोटल रुपया में, नीचा टोटल रेशियो में, सबको जोड़ दिए कितना आ गया 15। अब पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो जिसका हिस्सा निकालना है ओकरा से गुना, तो बी का रेशियो कितना था 5 है ना, तो 5 से गुना कर दिए। क्लियर है, 15 से ये भाग लग जाएगा पूरा। ठीक है, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20,000 रुपया। यही आंसर हो गया। बात आया समझ में? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए एबीसी तीनों मिलकर के 4:5:6 के रेशियो में निवेश किया है। अब देखिए टोटल जो है कुल लाभ 60,000 रुपया, लेकिन रेशियो में टोटल कितना है 15 है। तो टोटल का तुलना टोटल से, और जिसका निकालना है ओकरा से गुना। बी का निकालना है तो बी का रेशियो कितना है 5 है, तो 5 से गुना कर दिए, यहाँ से कितना आ गया 20,000 रुपया। क्लियर है, बात आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आसान क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखिए इसमें से सब में से 99 कॉमन ले लेंगे तो टोटल क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को 99 है ना, 99 गुने 6 प्लस, अब कौन बच गया है देखिए 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। सबका एलसीएम सेम ही हो जाएगा, 7 ही होगा। ऊपर वाला को जोड़ लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सभी को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 21/7। 7 से ये भाग लग गया 3 बार में, यानी 99 को 6 से गुना करके 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 597। यही आंसर हो गया। बात आया समझ में? जब भी इस टाइप के सवाल देखने को मिलेगा सबसे पहले क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे सभी को। देखिए 99 क्या को था 1, 2, 3, 4, 5, 6 को था, तो उसको बाहर निकाल लिए, 99 गुना 6 कर दिए। क्लियर है, प्लस अब जो शेष बच गया सबका नीचे में देखिए समान ही है, 7 है। ऊपर वाला सभी को जोड़ दिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सबको जोड़े तो कितना हुआ 21/7। 7 से भाग लगा दिए, 7 या 21। क्लियर है, अब 99 को 6 से गुना करके 3 जोड़ दिए, कितना आ गया 597। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, और एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उस घन का आयतन क्या है जिसके विकर्ण की माप 6√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानते हैं घन का विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण बराबर a√3 होता है। क्लियर है, अब देखिए विकर्ण दिया हुआ है 6√3। ठीक है, बराबर में a√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये बराबर कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आयतन पूछ रहा है, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर a³, यानी a का वैल्यू कितना है 6 का क्यूब करेंगे कितना होगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा आंसर। बात आया समझ में? फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए कहा उस घन का आयतन क्या है जिसके विकर्ण की माप 6√3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जानेंगे विकर्ण बराबर क्या होता है a√3। अब विकर्ण दिया हुआ था 6√3। ठीक है, यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो गया, ए का वैल्यू कितना आया 6 आ गया। अब सवाल में पूछ रहा आयतन क्या होगा, आयतन क्या होता है a³, तो यहाँ 6 का क्यूब कर दिए, कितना आ गया 216। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। सबसे बड़ी संख्या खोजें। क्या दिया हुआ 2 का पावर 60 है, 3 का पावर 48 है, 4 का पावर 36 है और 5 का पावर 24 है। जब भी इस तरह के सवाल पूछा जाएगा तो हम क्या बोले थे, जो पावर है उसको भाग लगा करके छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम सभी पावर जितना भी दिया हुआ है सब में हम 12 से भाग लगा लेते हैं। तो 2 में 60 में देखिए 12 से भाग लगाएंगे तो 2 का पावर 5 हो गया। 48 में इसके पावर में 12 से भाग लगाएंगे 4 बार में। क्लियर है, अभी देखिए लिखा हुआ 4, 36 में भाग लगाएंगे तो 3 बार में, ये 5 लिखा हुआ 12 से भाग लगा देंगे इसके पावर में तो 2। बात आया समझ में? इस तरह के सवाल जब भी पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को भाग लगा करके छोटा कर लेंगे। देखिए सभी के पावर में हम 12 से भाग लगा दिए तो 2 का पावर 5 आ गया, 3 का पावर 4 आ गया, 4 का पावर 3 आ गया, 5 का पावर 2 आ गया। क्लियर, 12 से भाग लगाए हैं। 24 में 12 से भाग लगाएंगे 2, 36 में 12 से भाग लगाएंगे 3, 48 में 12 से भाग लगाएंगे 4 और 60 में 12 से भाग लगाएंगे 5। अब देखिए 2 को 5 बार गुना करेंगे कितना होगा, ये 32 हो जाएगा। 3 को 4 बार गुना करेंगे तो 81 होगा। क्लियर है, और 4 को 3 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 64, और 5 को 2 बार करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब पूछ रहा था सबसे बड़ का, तो इसमें देखिए सबसे बड़ कौन है 81 है, यानी सबसे बड़ा आपका कौन हो जाएगा 3 का पावर 48। सबसे बड़ा कौन होगा 3 का पावर 48। यही आंसर हो गया। बात आ गया समझ में? आसानी से अब इस तरह के सवाल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 20% प्रति वर्ष की दर से सालाना चक्रवृद्धि ब्याज 792 रुपया है। 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकाले। बहुत ही अच्छा सवाल है।
और ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सेकंडों में बना लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में क्या कहा। 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 20% प्रति वर्ष की दर से। ठीक है, तो सबसे पहले सीआई निकालते हैं 20% प्रति वर्ष की, यानी पहला साल भी 20% होगा, दूसरा साल 20% होगा, लेकिन फिर 20% का 20% हो जाएगा। बात आ गया समझ में। देखिए 0 से 0 कट गया, सबको जोड़ेंगे कितना होगा, 44% हो जाएगा। क्लियर है। और ऐसा देखिए कितना हो जाएगा, तो ये गुना कर देंगे दोनों, 40% होगा। बात आ गया समझ में। अब देखिए सवाल में दिया हुआ सालाना चक्रवृद्धि ब्याज 792 रुपया है, यानी 44% का वैल्यू 792 है, तो निकालना है 40%। तो 792 बट्टा में 44 गुना 40। क्लियर है। 4 से भाग लगाएंगे 10 बार में, 4 से 11, 11 से कितना बार में कट जाएगा, 11 7 और 2, यानी 72 को 10 से गुना करेंगे 720 रुपया। यही आंसर हो गया। बात आया समझ में। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 20% प्रति वर्ष की दर से सालाना चक्रवृद्धि ब्याज 792 रुपया है। 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालें। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 20% की रेट से। पहला साल भी 20% की रेट से होगा, दूसरा का साल भी 20%, लेकिन इस 20 पर भी 20% ब्याज लगेगा। यहाँ से कितना आ गया, 44%। और देखिए प्रतिशत ऐसा है बराबर क्या होता है, R गुने T, तो दोनों को गुना कर दिए कितना आ गया, 40%। ठीक है। अब देखिए 44% का वैल्यू दिया हुआ था 792 है, तो 40% का मान निकाल दिए कितना आ गया, 720 रुपया। बात आया समझ में। आप एग्जाम में इस तरह के जब भी सवाल पूछा जाएगा इस तरीके से कम समय में जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है, तो लाभ प्रतिशत है। देखिए CP और SP दोनों का रेशियो दे दिया है 8:9। क्लियर है। अब देखिए 8 का सामान 9 में बेचेगा तो लाभ कितना का हो जाएगा, 1 का होगा। कितना पर, 8 पर, तो बट्टा में 8% के लिए 100% से गुना। क्लियर है। 8 से भाग लगा देंगे तो कितना आएगा, 12.5%। यही आंसर हो गया। क्लियर है। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। है यदि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 5:7 और C अनुपात D बराबर 8:9 है, तब A अनुपात D किसके बराबर है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसमें सभी का रेशियो दिया हुआ है। A अनुपात B कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। B अनुपात C कितना दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है। और C अनुपात D कितना दिया हुआ है, 8:9 दिया हुआ है। क्लियर है। और निकालना है A अनुपात D। ठीक है, तो देखिए इसमें से कुछ कटने वाला है, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3 से भाग लगा दिए, 3 तिया 9, 4 से भाग लगा दिए, 4 दूनी 8। A अनुपात D कितना निकल गया, इधर दोनों गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 और 7 3 को गुना करेंगे, 7×21, यानी 10:21 आ गया। क्लियर। बहुत ही अच्छा सवाल था और आसान भी था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से बिना देरी किए हुए अगले सवाल पर। यदि 2 संख्याएं 15x² और 18x² है, तो उनके लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक से अनुपात है। बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे, LCM और HCF निकालेंगे। ठीक है, क्या कौन है, 15x² है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना x²। कोई दिक्कत नहीं है। वर्गा देखिए कितना है, 18x² है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना x²। क्लियर है। अब सबको गुना करेंगे 18x² हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 15x² हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए HCF क्या हो जाएगा, HCF होगा जो दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन दोनों में देखिए कौन है, एगो 3 है तो 3 हो जाएगा, गुना एगो कौन है देखिए x² दोनों में है तो x² हो जाएगा, यानी आपका HCF कितना हो गया, 3x²। क्लियर है। LCM कितना हो जाएगा, LCM लिख लीजिए 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना x²। क्लियर है। अब देखिए सबको गुना करेंगे, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना x², तो ये सब कितना हो जाएगा, 90x²। क्लियर है। अब सवाल में कहा था LCM का HCF से अनुपात, तो दोनों को ले लीजिए, 90x² अनुपात 3x²। क्लियर है। अब देखिए x² से x² कट गया, अब 3 से भाग लगा दिए, कितना आ गया, 30:1। यही आंसर हो गया। बात आया समझ में। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए 15x² को फैक्टर कर दिए, 3 गुना 5 गुना x², 18x² को तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना x²। HCF निकाले तो दोनों में कॉमन देखना है। देखिए 3 दोनों में है ना, तो 3 ले लिए, x² दोनों में है तो x² ले लिए। HCF कितना हो गया, 3x²। LCM तो देखिए 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना x², LCM कितना हो गया, 90x²। और HCF का रेशियो निकाल दिया, कितना गया, 30:1। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर।
यदि 7, 5, 13 x और 9 का समांतर माध्य 10 है तो x का मान निकाले। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए माध्य यानी औसत, औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टा में संख्या। तो सभी को जोड़ेंगे, 7 + 5 + 13 + x + 9। ठीक है, अब देखिए टोटल क्या को संख्या है, 1 2 3 4 5, तो बट्टा में 5, योग और बट्टा में संख्या। अब बराबर में एवरेज यानी माध्य दिया हुआ कितना है, 10 है। क्लियर है। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ऊपर में 34 + x बराबर, इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, 50 हो गया। क्लियर है। अब देखिए प्लस में है, बराबर को उधर ले जाएंगे माइनस में, x बराबर 50 - 34 यानी 16 हो जाएगा आंसर। क्लियर। फिर से एक बार समझते हैं, यदि 7, 5, 13 x और 9 का समांतर माध्य 10 है तो x का मान निकालें। माध्य 10 दिया हुआ यानी औसत, औसत बराबर होता है योग बट्टा में संख्या। तो देखिए सभी को जोड़ दिए, बट्टा में संख्या 5 था, बराबर में 10, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिया, कितना आ गया 16, और यही पूछा जा रहा था। बात आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। 100 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालें। बहुत ही अच्छा सवाल है, जब भी इस तरह के सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, और ये पूछा गया सवाल है, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 100 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे, कितना बार में 50, फिर 2 से ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब 5 से लगा देंगे 5, यानी देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक इसको फैक्टर कर लिए हैं, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। क्लियर। अब जब पूछेगा सवाल में अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है, तो जो पावर रहता है ना उसी को खाली जोड़ देना है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, यही आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब भी गुणनखंड की बात किया जाए, अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए, तो सबसे पहला काम करेंगे, जो दिया रहता है 100 दिया था, इसको फैक्टर कर लिया, 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अब जो पावर दिया हुआ है उस पावर को सिर्फ जोड़ देना है। ठीक है, तो 2 + 2 कर दिए, पूरा कितना आ गया, 4, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही अच्छा, 0.3 पर एंकरिंग लगाया हुआ है, इसमें 5 पर, इसमें 7 पर। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3। क्या गो संख्या पर एंकरिंग है, एगो संख्या पर, उसका बदले में नीचा में 9 लिखेंगे बट्टा में। क्लियर है। उसी प्रकार इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 5 बट्टा में 9, उसी प्रकार 7 बट्टा में 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नीचा में सब समान है ना, एलसीएम कितना हो जाएगा, 9। अब ऊपर वाला सब को जोड़ दीजिए, 3, 5 और 7 को जोड़ेंगे यानी 15 हो गया। अब देखिए 3 से ऊपर नीचा भाग लग जाएगा, 3 से 5 बार में, और 3 से 3, यानी कितना आ गया, 5/3 आ गया, यही आंसर हो गया। बात आया समझ में, क्या किए हैं, देखिए 0.3 पर एंकरिंग लगाया हुआ था, तो 3, अब बट्टा में एगो संख्या पर है ना, एगो 9 लिख दिए, दूगो संख्या पर रहता तो दूगो 9 लिख देते। क्लियर है। उसी प्रकार देखिए सभी का नीचे में सब समान है, तो 9 ही हो जाएगा एलसीएम। ऊपर सबको जोड़ दिए, 15/9, यानी कितना आ गया, काटने पर 5/3 आ गया। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 4400 रुपया में बेचता है, जिसका अंकित मूल्य 5000 रुपया है, तो वह कितना छूट दे रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए अंकित मूल्य यानी एमपी कितना है, 5000 रुपया का सामान है, अब बेच कितना में रहा है, 4400 में बेच रहा है। बात आया समझ में। दाम कितना है, 5000 का सामान 4400 में बेच रहा है, यानी छूट कितना रुपया का दे रहा है, 600 रुपया का दे रहा है। कितना पर, 5000 पर, तो बट्टा में 5000, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं। क्लियर है। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0, अब 5 से भाग लगा दिया, कितना आ गया, 12% का छूट देगा, यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए दाम यानी अंकित मूल्य कितना था, 5000 रुपया, और बेच कितना में रहा था, 4400 में, यानी छूट कितना रुपया का दे रहा था, 600 रुपया का। कितना पर, तो 5000 पर, तो 600 बट्टा में 5000, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिए। क्लियर है। कितना आ गया, 12%। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। 36 और 49 का गुणोत्तर माध्य निकाले। ठीक है, जब भी गुणोत्तर माध्य पूछेगा तो कुछ नहीं करना, रूट अंडर 36 गुना 49। ठीक है, तो बाहर कितना निकलेगा, इसमें से 6 और 7 दोनों को गुना करेंगे, 42 हो गया, यही आंसर हो गया। बात आया समझ में। सेकंडों में बना सकते हैं, बस इस दोनों पर रूट लगा देना है। ठीक है, गुणोत्तर माध्य पूछेगा तो रूट अंडर ये जो दिया हुआ 36 गुना 49 कर दिए, 6 बाहर निकला, 49 में से 7, यानी दोनों गुना किया, कितना आ गया, 42 आ गया। बात आया समझ में। गुणोत्तर माध्य पूछेगा आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। एक वस्तु को 1170 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, देखिए क्या कहा, 1170 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है, यानी 90% का वैल्यू दिया हुआ है,
1170 रुपया। तो पूछ रहा है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 120% का वैल्यू निकालना है। 1170 बट्टा में 90 गुना 120। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 कट गया, ठीक है। 9 से भाग लगा देंगे, ये कितना बार में 13 और एगो 0, ठीक है। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 1560 रुपया। यही आंसर हो गया। बात आया समझ में? फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए, एक वस्तु को 1170 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है, यानी 90% का वैल्यू 1170 रुपया। अब कहा 20% का लाभ अर्जित करने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। 20% का लाभ अर्जित करना है, यानी 120% का वैल्यू निकालना है। 1170 बट्टा में 90 गुना 120। क्लियर है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 9 से भाग लगा दिए, 130 गुना 12 कितना हो गया 1560 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।